Like, comment, and subscribe. Like, comment. तो मैं काफी सर मैं आपको हिंदी यूजी नेट मास्टर कैडर और हिंदी विषय से संबंधित अन्य एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। हमारी वीडियो देखने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे चैनल काफ़ी साल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। सबसे पहले कवि हैं विद्यापति। विद्यापति मैथिली भाषा के महान कवि थे। उन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। उनकी कविताओं में प्रेम और भक्ति का अनूठा संगम है। इनकी रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जो पदावली है जो मैथिली भाषा में लिखी गई है। अगले कवि हैं चंद्रबरदाई जी। चंद्रबरदाई जी वे 12वीं शताब्दी के कवि हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार के राजकवि थे। उनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसमें वीर रस का मुख्य रूप से वर्णन है। क्या नाम है इसका? पृथ्वीराज रासो, जो किसमें है? डिंगल भाषा में। अगले कवि है नरपति नल्ला। नरपति नाला, वैसे कैसे नल्ला भी बोल देते कभी कभी। नरपति नल्ला के वीर रस पर आधारित रचे हुए हैं। इसका नाम है बीसल देव रासो। इसमें रासो ग्रंथ की रचना के ये राजस्थान के बीसल देव की, जो राजस्थान के राजा बीसल देव की वीरता का गाथा का ग्रंथ है। ठीक है, ये अपभ्रंश हिंदी में लिखा गया है। 4 नंबर पे है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक बहुभाषी कवि हैं। इन्हें हिंदी, फारसी, उर्दू में कविताएं लिखी थी। उनकी रचनाएं में लोकगीतों, गज़लों तथा सूफी संगीत का हिस्सा बनी इनकी रचनाएं। खलिकावारी, मतलब मुकरियाँ, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूती। हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है। अगले कवि हैं दलपति विजय। दलपति विजय ने खमान रासों की रचना की, जिसमें राजस्थान के वीर योद्धाओं की गाथा है। इसमें मुख्य रूप से राजस्थान के खुमान राजा की वीरता का वर्णन है। इसमें क्या है? राजस्थानी हिंदी में लिखा गया जी। अगले जो कवि है शारंगधर जी ने हमीर रासों की रचना की, जो हमीर देव की वीरता और संघर्ष को दर्शाती है। यह काव्य वीर रस से भरा हुआ है। हमीर के राज्य की स्थिति का वर्णन भी करता है। क्या है? हमीर रासों किसका है? शारंगधर। अगले कवि हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक भी हैं। गोरखनाथ ने हठ योग और साधना के मार्ग का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने दोहों और शब्दों के माध्यम से योग और साधना पर आधारित साहित्य रचा। उनकी जो रचना है शब्द पाददासन, ये है। जैन कवियों ने धर्म और भक्ति साहित्य की रचना की। जैन धर्म के अनुयायियों ने इस युग में अद्वितीय साहित्य रचा, जिसमें मुख्य रूप से रचित काव्य का समावेश है। इनमें जैन धर्म के प्रचार, प्रसार और धार्मिक प्रवृत्ति का वर्णन मिलता है। कौन सी रचनाएं? कई बार नेट में पूछा जाता है कौन सी रचनाएं जैन धर्म से संबंधित हैं, तो ये 3 हमेशा याद कर लो। भविष्य में धन की जरूरत होती है, इसका नाम धनपाल। नेमिनाथ स्मितगणि, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, जो है शब्दानुशासन है हेमचंद्र की रचना है ये। ठीक है, आगे है सरहप्पा और शबरप्पा। ये दोनों हैं, सिद्ध हैं दोनों। और शबरप्पा ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा के सिद्धांतों को अपने साहित्य में सम्मिलित किया। उन्होंने दोहा कोश की रचना की, जिसमें बौद्ध विचारधारा का प्रभाव देखने को मिलता है। सरहप्पा की रचना है दोहा कोश और शबरप्पा की रचना है चर्यापद। अभिगत कवि हैं मुंजरासो ने रचना, इनका अज्ञात है। मुंजरासो किसने रखा है पता नहीं। मुंजरासो जैसी काव्य रचना को वीरगाथा शैली में समृद्ध किया। इनमें तत्कालीन शासकों के जीवन की और वीरता का वर्णन है। जी मुंजरासो एक रचना। अब पढ़ते हैं हम मुख्य जो रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रबरदाई ने लिखा है। ठीक है, बीसल देव रासो। बीसल देव, देखो मैं ऐसे कैसे जाता हूँ, पृथ्वी और चंद दो याद कर ले। बीसल देव, जो देव होते हैं वो नर होते हैं, नरपति नल्ला। परमार रासो जगनीक का। हमीर शंकर दा। खुमान, खुमान का मतलब होता है अभिमान। अभिमान कब आता है? जब हमारे विजय प्राप्त होती है, इसलिए दलपति विजय। विजय पार रासो, जो विजय होती है किसकी होती है? विजय सिंह की विजय होती है, शेर की। विजय पार रासो। आगे बुद्धि रासो, जो जलहन का
बुद्धि से, किसी की बुद्धि से हम इसे जलन याद कर लो। कलयुग में गोविंद, गुरु गोविंद सिंह नाम याद कर लो, यानी कि कलयुग रसिक गोविंद की है। क्याम खा रासो जान कवि, क्योंकि न्यायवत जान कवि की रचना है। राम, राम ने कौन सा क्या पार किया था? समुद्र, इसलिए इसे ऐसे याद कर लो। राम रासो किसका है? समय सुंदर का। ठीक है। राणा दयादा, दयाराम, ठीक है, इसका है। रत्न, सबसे ज्यादा रत्न किस पर आएंगे? कुंभकर्ण के ऊपर। रत्न रासो किसकी है? कुंभकर्ण की। अगर कुमार पार रासो, कुमार पार, ये देव प्रभु, जो राजकुमार होते हैं वो देव यानी कि प्रभु होते हैं, उनमें दया होती है ज्यादा, ऐसे याद कर लो, यानी कि कुमार पार रासो देव प्रभु। आगे है सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि, जिन्हें देखो सिद्ध अपने नाम के पीछे पार शब्द लगाते थे, ये याद रखना। सरप्पा दोहा कोश, यानी कि ये भी सिद्ध है। लुईपा, इतना है लुईपाद गीतिका, ठीक है। आगे शबरक्का की चर्यापद। नेक्स्ट है आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं, ये लिखने के लिए उपयोगी है काफी। सबसे पहली इसकी विशेषता है आशयदातों की प्रशंसा। इस काल के कवियों ने अपने अपने आशयदातों की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की है। अपने आशयदातों को ऊंचा दिखाने के लिए विरोधियों को नीचा दिखाना इनका परम धर्म था। इन कवियों ने अपने आशयदातों को पराजित और कायर नहीं दिखाया है। स्वर्ण मुद्रा के लौह में इन कवियों ने इन राजाओं को झूठा यशगान किया है। परिमाणगत इस काल का साहित्य स्तुतिगान हो गया है। ठीक है। अगला है ऐतिहासिकता का अभाव। ये भी इन रचनाओं में इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों को लिया गया है, किंतु उनका वर्णन ऐतिहासिक नहीं है। इसके कार्यकलाप और तिथियों इतिहास से मेल नहीं खाती। इनमें इतिहास की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता है। इसमें कवियों ने कल्पना और अतिरंजना का सम्मिश्रण किया है। ठीक है। अगला है अप्रमाणिक रचनाएं। ज्यादातर रचनाएं इसकी अप्रमाणिक और संदिग्ध मानी जाती है। रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है। भाषा शैली और विषय वस्तु की दृष्टि से कई रचनाओं में व्यापक परिवर्तन मिलता है। लगता है कि इन पुस्तकों से शताब्दियों तक, जहाँ पर तक परिवर्तन होने के कारण इनका वर्तमान स्वरूप संदिग्ध बन गया है। देखो, युद्धों का संजीव वर्णन, यानी कि इसमें जितने भी मतलब जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें युद्धों का संजीव वर्णन है। यानी कि ऐसा लगता है कि इस युग के कवि कलम और तलवार, ठीक है, कलम और तलवार के धनी थे। इन ग्रंथों का मुख्य विषय युद्धों और वीरताओं का वर्णन है। ये युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव हैं, क्योंकि वे कवि राजों के साथ युद्ध भूमि में एक सैनिक की तरह भाग लेने वाले होते हैं। यानी कि कवि भी में लेखक होते थे वो भी सैनिक बनकर युद्ध में भाग लेते थे। अगला है संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल की रचनाओं में संकुचित राष्ट्र का पूर्ण अभाव है। इस काल के कवियों के आशयदाताओं की उनके एक मात्र राष्ट्र थे, यानी कि वो जिसके अंडर में काम करते थे उसी को अपना सभी राजा मानते थे, और राजाओं ने भी अपने 150 ग्रामों को राष्ट्र समझ रखा था। ये देश का दुर्भाग्य था। राजाओं को आपसी संघर्ष ही राष्ट्रीयता के अभाव का प्रतीक है। नेक्स्ट है वीरता तथा श्रृंगार रस। वीर तथा श्रृंगार रस का वर्णन, यानी कि इन वीर गाथाओं में वीर तथा श्रृंगार रस का अच्छा समन्वय दिखाए गए थे। उस समय एक बच्चे से लेकर, यानी कि बाल से लेकर वृद्ध जहाँ पर वृद्ध बूढ़े तक में युद्ध का उत्साह था, उस समय पर चलता है। इसमें वीर रस ज़्यादा है। अगर जिन जनजीवन के चरित्रों का अभाव, इन चार कवियों ने अपने की झूठी प्रशंसा में जनजीवन को भुला दिया, यानी कि अपने आशयदातों की प्रशंसा के लिए जनजीवन का वर्णन बहुत कम किया है। आगे है काव्य के दो रूप। इस काल में मुक्तक तथा प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं मिलती है। जैन साहित्य में चरित्र साहित्य, पुराण साहित्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रोमांटिक काव्य अधिक मिलते हैं। लोक साहित्य गीत शैली में लिखे गए हैं। आगे क्या विविध छंदों का प्रयोग। छंदों की विविधता के लिए यह काल सर्वप्रिय है। दोहा, रोड़ा, तोटक, तोमर, गाथा, आर्य इस काल के प्रसिद्ध छंद हैं। ये छंद प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन से युक्त हैं। आगे है डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं का प्रयोग। ठीक है। इसकी मुख्य भाषा डिंगल भाषा है। यह भाषा राजस्थान की उस समय की साहित्यिक भाषा थी। कुछ लोग इस भाषा को अपभ्रंश भाषा कहते हैं।
जैन साहित्य पश्चिमी अपभ्रंश और सिद्ध साहित्य पूर्वी अपभ्रंश में लिखा गया। वीर काव्य डिंगल पिंगल में लिखे गए थे। लौकिक काव्य पिंगल और खड़ी बोली को उन्मुख थे। देखो सबसे पहले बताओ, डिंगल भाषा अपभ्रंश प्लस राजस्थान की जो भाषा थी उसकी बोली की भाषा, ठीक है। और जो पिंगल भाषा थी वो अपभ्रंश प्लस ब्रज की, ठीक है। याद करो, देखो डिंगल मतलब हम रेतीले भाग में डिग डिग कर चलते हैं, क्योंकि हमारे पैर घुटते हैं ना उसमें, राजस्थान के जो रेतीले इलाके हैं। इससे डिग का मतलब राजस्थान, एक याद कर लेना। जिसमें डिंगल भाषा है उसमें राजस्थानी होगी अपभ्रंश के साथ, जो पिंगल भाषा है उसमें क्या होगा, ब्रज भाषा, ठीक है। 11 है अंतर्विरोध। आदिकाल में अंतर्विरोध मतभेद और विभिन्नताओं का काल है। इसमें पूर्व और पश्चिम का भेद है। पश्चिम का साहित्य रूढ़िगत है, इसमें राजाओं की झूठी प्रशंसा है, श्रृंगारिकता रचनाओं में बोली गई है और मिथ्या नैतिकता का प्रचार किया गया है। पूर्व का साहित्य इसके विपरीत है, इसमें रूढ़ियों का विरोध है, ब्राह्मणवाद और जातिवाद पर प्रहार है। इस काल के एक ही काव्य में अंतर्विरोध खोजा जा सकता है। विद्यावती शैव भी हैं, वैष्णव भी, वह भक्त भी, साथ भी श्रृंगारी रचनाएं भी लिखते हैं। आगे है रासो शैली की प्रधानता। आदिकाल में जितने भी काव्य मिलते हैं उनमें अधिकांश शैली रास की शैली है। रास का गैर रूप को कहते हैं। इन्हें ताल लय के अनुसार नाच कर गाया जाता है। इन्हें प्रश्नोत्तर या दो उक्तियों में वार्तालाप में लिखा जाता है। संदेश रासो का पृथ्वीराज रासो, कीर्तिलता इत्यादि इसी शैली का प्रयोग किया गया है। इस काल के रचना ग्रंथों में रासो शब्द जुड़ा मिलता है। अगला है प्रकृति चित्रण। इस काल में आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में प्रकृति चित्रण मिलता है। नदियों, पर्वतों, नगरों, प्रभात, संध्या आदि के इन रचनाओं में सुंदर चित्र मिलते हैं। इन रचनाओं में स्वाभाविकता का प्राय हर जगह अभाव है। देखो साथियों, अभी इसकी विशेषताएं पूरी होगी। हमारे चैनल में को देखने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। Like, comment, and subscribe.